स्माइक चुनावी यात्रा। बंगाल हो या तमिलनाडु, चुनाव से पहले आई एक रिपोर्ट ने सियासत की असली तस्वीर सामने रख दी है। हर चौथा उम्मीदवार दागी, हर पांचवा करोड़पति। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले नेता, तो दूसरी तरफ 15 रुपए की संपत्ति बताने वाला उम्मीदवार भी मैदान में। तो सवाल सीधा है, क्या चुनाव अब विचारों से ज्यादा केस और कैश के बीच की लड़ाई बन चुका है? आज की चुनावी यात्रा में एडीआर की रिपोर्ट के आंकड़ों से समझेंगे दो राज्यों की राजनीति का असली चेहरा। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम आपको बताते हैं चुनाव के पीछे की असली कहानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जहां एक तरफ राजनीतिक दल विकास, योजनाओं और पहचान की राजनीति के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से सामने आई है, जो हर चुनाव से पहले उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से करीब 23% ने खुद स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर 4 में से एक उम्मीदवार किसी न किसी केस से जुड़ा हुआ है। यह आंकड़ा लोकतंत्र की गुणवत्ता पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। पहले चरण की बात करें तो लगभग 23% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। वहीं दूसरे चरण में 1445 उम्मीदवारों में से 338 ने अपने हलफनामे में केस होने की बात मानी है, जिनमें से 295 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। पहले चरण में 19 उम्मीदवारों पर हत्या के आरोप हैं, 105 पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, 98 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध और 6 पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। दूसरे चरण में भी 16 उम्मीदवारों पर हत्या और 80 पर हत्या के प्रयास के आरोप दर्ज हैं। ये दिखाता है कि चुनावी मैदान में खड़े कई उम्मीदवार सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी विवादों से भी घिरे हुए हैं। अगर दलों के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिनका प्रतिशत करीब 70 से 72 के बीच है। सीपीआई के लगभग 44 से 51% उम्मीदवार, टीएमसी के करीब 35 से 43% और कांग्रेस के लगभग 26% उम्मीदवारों ने भी अपने हलफनामे में केस दर्ज होने की बात कही है। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये समस्या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों में ये ट्रेंड मौजूद है। रिपोर्ट में रेड अलर्ट सीटों का जिक्र भी बेहद अहम है। पहले चरण में 66 और दूसरे में 63 सीटों को रेड अलर्ट कैटेगरी में रखा गया है, जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका मतलब है कि इन सीटों पर चुनावी मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। यह स्थिति चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता और मतदाता के सामने मौजूद विकल्पों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है। अब बात करें चुनाव में पैसे के प्रभाव की, तो एडीआर की रिपोर्ट यहां भी एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। पहले चरण में करीब 21% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि दूसरे चरण में यह आंकड़ा बढ़कर 22% हो जाता है। यानी हर 5 में से एक उम्मीदवार के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। पहले चरण के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1 करोड़ 34 लाख है, जबकि दूसरे चरण में करीब 1 करोड़ 21 लाख है। लेकिन जब इसे पार्टी के हिसाब से देखा जाता है तो अंतर और भी साफ हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा है, जो करीब 5 से 5.5 करोड़ के बीच है। बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। सीपीआई के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 1.25 करोड़ रुपए है और कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनावी मैदान में आर्थिक असमानता भी साफ तौर पर नजर आती है। कुछ व्यक्तिगत उदाहरण इस अंतर को और स्पष्ट करते हैं। एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके पास बेहद सीमित संसाधन हैं। ये स्थिति चुनावी प्रक्रिया में मनी पावर की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जहां संसाधन और धन
चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मतदाता इन सब बातों को ध्यान में रखकर वोट करेगा? भारतीय चुनावों में अक्सर देखा गया है कि मतदाता उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड या संपत्ति से ज्यादा उसकी स्थानीय पकड़, प्रभाव और जीतने की संभावना को महत्व देता है। लेकिन बदलते समय के साथ जागरूकता भी बढ़ी है। सोशल मीडिया और एडीआर जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट ने मतदाताओं को ज्यादा जानकारी दी है, जिससे वो अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है, बल्कि कई मामलों में और ज्यादा चौंकाने वाली है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का प्रोफाइल साफ दिखाता है कि यहाँ भी मसल पावर और मनी पावर का गहरा असर है। कुल 4023 उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर 5 में से लगभग एक उम्मीदवार दागी छवि के साथ चुनावी मैदान में है। इनमें से करीब 10% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या, बलात्कार और लूट जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, जो इस चुनाव की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। अगर पार्टीवार आंकड़ों को देखें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस के करीब 50% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जबकि एआईएडीएमके के लगभग 69% उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के करीब 48%, डीएमके के करीब 40% और टीवीके के करीब 40% उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में केस दर्ज होने की बात स्वीकार की है। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि समस्या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम में फैली हुई है। गंभीर मामलों की बात करें तो 13 उम्मीदवारों पर हत्या के आरोप हैं, 44 पर हत्या के प्रयास के केस दर्ज हैं और 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। यानी यहां भी चुनाव सिर्फ नीतियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ऐसे उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है जिनकी पृष्ठभूमि खुद विवादों से भरी हुई है। अब अगर पैसे की बात करें तो तमिलनाडु का चुनाव इस मामले में और भी आगे निकलता नजर आता है। कुल 4023 उम्मीदवारों में से 981 यानी करीब 25% उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा है, जहां ये आंकड़ा करीब 13% था। यानी 5 साल में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। औसतन हर उम्मीदवार की संपत्ति करीब 5 करोड़ 17 लाख है, जो पिछले चुनाव के 1 करोड़ 72 लाख रुपए के औसत से कहीं गुना ज्यादा है। पार्टीवार आंकड़े भी यहां बड़ा अंतर दिखाते हैं। डीएमके के पास सबसे ज्यादा 170 करोड़पति उम्मीदवार हैं, जबकि एआईएडीएमके के 170 में से 160 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के 33 में से 31, टीवीके के 231 में से 156 और कांग्रेस के 28 में से 27 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यानी लगभग हर पार्टी में आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों का दबदबा साफ नजर आता है। तमिलनाडु चुनाव का एक बेहद दिलचस्प पहलू यह भी है कि यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर बेहद बड़ा है। एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ में है, जैसे लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति घोषित की है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति महज 15 रुपए बताई है। कुछ उम्मीदवारों ने 500 रुपए तक की संपत्ति घोषित की है। यानी एक ही चुनाव में अरबपति बनाम आम आदमी की तस्वीर साफ दिखाई देती है। इस चुनाव में शिक्षा का स्तर भी चर्चा का विषय है, जहां एक तरफ 1800 से ज्यादा उम्मीदवार ग्रेजुएट या उससे ऊपर पढ़े हैं, वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं या सिर्फ बुनियादी शिक्षा तक सीमित हैं। ये विविधता दिखाती है कि राजनीति में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं है। कुल मिलाकर तमिलनाडु का ये चुनाव एक साफ संदेश देता है। सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि ये दागी बनाम साफ छवि, अमीर बनाम गरीब और प्रतिनिधित्व बनाम वास्तविकता के बीच की लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या मतदाता इन आंकड़ों को ध्यान में रखेगा या फिर चुनावी मैदान में वही पुराना समीकरण काम करेगा। आज की चुनावी यात्रा में इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।